आज है 29 अगस्त और दिन है सोमवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे फॉरेन वाले पेज से। नासा से संबंधित एक न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस किए थे और आज भी न्यूज़ आई है इसकी। बताया जा रहा है नासा की तरफ से मून के लिए रॉकेट को सेट कर दिया गया है, आज इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। नासा का नया है मून रॉकेट, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये ट्रैक में रहा था, जल्दी से इसकी ब्लास्टिंग होगी और फिर ये फ्लाइट के लिए निकल पड़ेगा। डिस्पाइट ए सीरीज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक एट द लॉन्च पैड। बताया जा रहा है 98 मीटर स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है ये। 98 मीटर स्पेस लॉन्च सिस्टम है ये रॉकेट। बताया जा रहा है कि मोस्ट पावरफुल रहा है अभी तक जितने भी नासा ने रॉकेट बनाए हैं उनमें से। इसके साथ साथ में ऐसा बताया जा रहा है लूनार का जो ऑर्बिट रहेगा, एम्प्टी क्रू कैप्सूल कहाँ पर भेजने वाला है ये लूनार ऑर्बिट में। ए हाफ सेंचुरी आफ्टर नासास अपोलो प्रोग्राम विच लैंडेड 12 एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो यहाँ पर खाली टेस्टिंग की जा रही है कि हम एक बार चंद्रमा में इसको भेज देते हैं और देखते हैं सही सलामत जा रहा है और सही सलामत आ जा रहा है। यदि इसकी जो टेस्टिंग है वो सही सही रहती है तो हम एस्ट्रोनॉट लोगों को मून में कुछ साल के बाद फिर से भेजेंगे। इफ़ दिस 6 वीक टेस्ट फ्लाइट गोस वेल, तो 6 हफ्ते की ये टेस्ट फ्लाइट रखी गई है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं फेसबुक से संबंधित। फेसबुक काफ़ी विवाद में रही थी। इसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि इसने यूज़र्स के डेटा को, मतलब आप जो फेसबुक चला रहे हैं, आपके डेटा को, आपकी क्या सोच है, आप किसको प्रेफर कर रहे हो, किसको आप वोट देना चाह रहे हो, आपकी क्या पसंद है, आप कौन कौन से परिवर्तन चाहते हैं, इस प्रकार से बहुत सारा यूज़र्स का डेटा था जिसको फेसबुक ने उठा के किसको दे दिया, कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दिया। कैम्ब्रिज एनालिटिका को देने के बाद इस डेटा का यूज़ किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान। इसी के चलते चलते वो चुनाव जीत गए थे, ऐसा आरोप इसके ऊपर लगाया जाता। तो फेसबुक अभी प्रारंभिक एग्रीमेंट में पहुंच गई है, ठीक है, उस लास्ट सूट को लेकर के, जो कि क्या कह रहा है, आपने जो भी डैमेज करे हो, कहाँ से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से आपने अलाउ किया था थर्ड पार्टी को, जिसमें इंक्लूड था कैम्ब्रिज एनालिटिका, ताकि वो यूज़र के डाटा को एक्सेस कर सके, मतलब यूज़र के डाटा का वो यूज़ कर सके। इसमें तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया, इसीलिए इसके ऊपर केस चला था। वहीं यदि हम देख लें कोर्ट की फाइलिंग के हिसाब से, तो फर्म का कहना है इट इज़ सबमिटिंग ए ड्राफ्ट। इनका कहना है हम एक ड्राफ्ट को सबमिट कर रहे हैं, एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल, एंड हैज़ रिक्वेस्टेड टू स्टे ऑफ प्रोसीडिंग फॉर 60 डेज। और हमने रिक्वेस्ट करे हैं कि 60 दिन के लिए आप जो है अपनी प्रोसीडिंग को, कार्यवाही को रोक दीजिए। वही बात बताई जाती है कि 2018 में क्या हुआ था, फेसबुक के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इसने वॉयलेट किया था प्राइवेसी के रूल्स को, क्योंकि इसने शेयर करा था लोगों के डाटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ में, जिसको लिंक करा गया है डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के साथ में। फॉरेन वाले पेज से ही एक न्यूज़ आई है पाकिस्तान से। बताया जा रहा है पाकिस्तान में बारिश के चलते चलते जो बाढ़ आई है उससे लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 1.2 बिलियन डॉलर इतने का नुकसान हुआ है, इतना रुपया उसको चाहिए, तब जाके वो इसकी भरपाई कर पाएगा। पाकिस्तान को ज़रूरत है आज के टाइम में फाइनेंशियल हेल्प की, ताकि वो फ्लड के चलते चलते जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जो ज़बरदस्त फ्लड आया था उससे जो नुकसान हुआ है उससे वो निपट सके, ऐसा कहना है फॉरेन मिनिस्टर का संडे के दिन। एडिंग दैट ही होप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वुड टेक द इकोनॉमिक फॉल आउट इनटू द
अकाउंट। अब कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे ये आशा करी जाती है कि काश ये हमारी मदद करेंगे। तो हम आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्टकट में आईएमएफ बोलते हैं, आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता, जिसको हमने इस्टेब्लिश किए थे ताकि ग्लोबली मॉनेटरी कोऑपरेशन किया जा सके। कभी कोई देश फंसता है, उसके पास रुपए की कमी चाहती है, तो उस टाइम में उसको हम उबार सकें। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड को हम बढ़ावा दें, साथ ही साथ प्रमोट करें हाई एम्प्लॉयमेंट को एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। साथ ही साथ रिड्यूस करना है पॉवर्टी को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में गरीबी को हटाना है। 44 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़, जब इसकी स्थापना हो रही थी तो 44 इसमें देश थे। सॉट टू बिल्ड ए फ्रेमवर्क, ये एक साथ आए थे ताकि कुछ फ्रेमवर्क बना सकें। किस मामले में? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मामले में। आज के टाइम में यदि आप देखोगे इसके मेंबरशिप की, तो ये पहुंच गई है कितनी? 190 कंट्रीज़ विद स्टाफ ड्रॉन फ्रॉम द 150 नेशन। और इसके पास जो स्टाफ है वो लगभग 150 देशों से आए हैं। 1944 में द IMF वाज प्लान्ड एज ए पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड एक्सचेंज सिस्टम एलोंग विद द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ही में ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम के अंतर्गत में आईएमएफ की प्लानिंग की गई थी 1944 में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आर टुगेदर नॉन एज ब्रेटन वुड्स ट्विन। और ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत दो चीज़ें पैदा हुई थी, एक आईएमएफ और दूसरा वर्ल्ड बैंक। क्या होता है? इट वाज सेट इन आफ्टरमथ ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से ही जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो था वो ढह गया था। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, ठीक है। और जो देश थे उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बैरियर लगाना चालू कर दिया ट्रेड में, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी देश की जो इकोनॉमी में गिरावट आ रही है उसको। आईएमएफ को गवर्न किया जाता है एंड अकाउंटेबल है टू 189 कंट्रीज़ that makes up its near global membership. It has its headquarters in Washington DC. वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इंडिया ने ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ को। इसके बाद मैप वाले हिस्से की तरफ यदि हम चलें तो ताइवान स्ट्रेट से संबंधित एक न्यूज़ आई है, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट जो कि चाइना और ताइवान को जोड़ने का काम करती है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट के यदि आप नॉर्थ की तरफ चले जाओगे तो ये ईस्ट चाइना सी आ गया आपका, और ताइवान और चाइना के बीच में पड़ जाता है आपका ताइवान स्ट्रेट। ताइवान इसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा, देखिए हाल ही में अभी नैन्सी पेलोसी की जो विजिट आई थी कहाँ पर? ताइवान में। इसके चलते चलते इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या काम करा? ताइवान के चारों तरफ में मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दिया था, ठीक है। ताकि जिस प्रकार से अमेरिका ये कह रहा है कि ताइवान अलग से एक राष्ट्र है, कई सारे देश ऐसा मानते हैं, लेकिन चाइना ये कहता है कि नहीं, ये हमारा ही एक हिस्सा है। तो अब ठीक जिस प्रकार से अमेरिका उंगली उठा रहा है इस बात को लेकर के, ठीक दूसरे देश भी इसी प्रकार से विरोध न करने लग जाएं चाइना का, अमेरिका के समर्थन में न खड़े हो जाएं, और ताइवान भी अपने आप को मजबूत न कर ले, इसके लिए उसको डराने, उसको धमकाने के हिसाब से चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दिया था। उधर से चाइना की तरफ से इस प्रकार का जवाब आया, और हाल ही में हम ये देख रहे हैं कि यूएस का वारशिप ताइवान स्ट्रेट से होकर के गुजर रहा है। तो यूएस की तरफ से नेवी के दो वारशिप, दो जहाज, युद्धक जहाज तैरते हुए नजर आए थे। कहाँ से? इंटरनेशनल वाटर्स में, इनटू द ताइवान स्ट्रेट ऑन संडे की ये खबर है।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहली बार इस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है। कब से? जब से ताइवान की विजिट किया गया था यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। इसने चाइना को काफ़ी खफा किया था, विच रिगार्ड द आइलैंड एज इट्स टेरिटरी, जबकि चाइना इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी मानता है। यूएस की नेवी का कहना है क्रूजर्स यूएस चांसलोर्स वाइल्ड एंड यूएस एंटीटेम, इनको हम कैरी आउट कर रहे थे ऑनगोइंग ऑपरेशन के लिए। सच ऑपरेशंस एज यूजुअली टेक 8 से लेकर के 12 घंटे टू कंप्लीट एंड आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द चाइनास मिलिट्री। इनका कहना है कि हम 8 से 12 घंटे का ऑपरेशन कर रहे थे, इसको क्लोजली मॉनिटर किया गया है चाइना की मिलिट्री के द्वारा। हाल ही में यदि देखा जाए ना तो यूएस के जो वारशिप हैं एंड ऑन ओकेजन्स ऑफ दोज फ्रॉम एलाइड नेशन सच एस ब्रिटेन कनाडा हैव रूटीनली सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट, मतलब कि ये स्ट्रेट में सेलिंग करते रहते हैं, मतलब आना जाना इनका होता रहता है। ड्राइंग द आयर ऑफ चाइना, लेकिन चाइना के लिए खतरे की घंटी है जो कि क्लेम करता है ताइवान को अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन ऑफ इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट आधार कार्ड और वोटर आईडी को आपस में लिंक करना चाहती है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है रेगुलर एक्सरसाइज ताकि मेंटेन कर सके एक अपडेटेड और एक्यूरेट रिकॉर्ड किनका? वोटर बेस के लिए। ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसी का एक हिस्सा होता है। इससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन होता है ना वोटर्स का, एक ही नाम में दो लोगों ने वोट डाल दिया, सच एज माइग्रेंट वर्कर हु मे हैव बीन रजिस्टर्ड मोर देन वंस ऑन द इलेक्टोरल रोल्स इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और फॉर पर्सन्स रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नाम एक या दो बार आ जाता है इस प्रकार से। इसके साथ साथ में यदि कोई माइग्रेंट वर्कर है, एक जगह से दूसरी जगह कमाने गया है, तो यहाँ पर भी डाल दिया, वहाँ पर भी डाल दिया, इस प्रकार की जो डुप्लीकेसी आती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। एज पर द गवर्नमेंट, लिंकेज ऑफ आधार कार्ड विथ वोटर आईडी विल असिस्ट इन इंश्योरिंग दैट ओनली वन वोटर आईडी इज इशूड पर सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि हम आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक आदमी को एक वोटर आईडी इशू करें और वो उसकी वोटिंग एक ही बार डलने वाली है। तो आधार कार्ड को, किसी का भी आधार कार्ड हो, वोटर आईडी के साथ में लिंक करना क्या अनिवार्य है? दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट ने पास किया था इलेक्शन लॉ को, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021 हमने अमेंड किए थे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 को, इंटर एलिया, सेक्शन 23(4) इसमें इंसर्ट किया गया था। किसमें? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 में। ये कहता है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वोट मतदाताओं का, में फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन या फिर फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इंटायर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ मोर देन वन constituency or more than once in the same constituency for citizen already enrolled required them to furnish their Aadhaar number। जहाँ कहीं भी लग रहा है कि डुप्लीकेट काम चल रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है, वहाँ पर जो ऑफिसर लोग होंगे वो ऑफिसर लोग आपसे आपके आधार कार्ड की डिमांड कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए थे। अब फिर जून 2022 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरस रूल्स 1960 में। रूल नंबर 26 भी
ऐड कर दिया गया ताकि प्रोवाइड किया जा सके कि एवरी पर्सन हुज नेम इज़ लिस्टेड इन द रोल, यदि मेरा नाम निर्वाचक सूची में है तो क्या होगा। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ लिस्टेड इन द रोल मे इंटीमेट हिज आधार नंबर टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड शो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों हम आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ में लिंक करना चाह रहे हैं। यदि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं आधार कार्ड को कि हम वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशंस के लिए, या हम किसका यूज़ करेंगे, आधार कार्ड का, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। दो कारण से ही आधार कार्ड को प्रेफरेंस दिया जाता, प्राथमिकता दी जाती। पहली बात तो ये है 2021 के अंत तक 99.7% एडल्ट ऐसे थे भारतीय इंडियन पॉपुलेशन के जिसके पास में आधार कार्ड था। दिस कवरेज एक्सीड्स दैट ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सच एस ड्राइवर्स लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ETC। चाहे आप पैन कार्ड के उपयोगकर्ता को देख लो, चाहे आप राशन कार्ड के उपयोगकर्ता को देख लो, चाहे आप ड्राइवर लाइसेंस वालों को देख लो, सबसे ज़्यादा संख्या किनकी आधार कार्ड यूज़र्स की है। सेकंड नंबर की बात यह है, चूंकि जो आधार कार्ड है ये कब बनता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, तब जा कर के आधार कार्ड आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी रिलायबल है, ये क्विकर है एंड कोस्ट एफिशिएंट माना जाता है अदर आईडीज़ की यदि आप तुलना करोगे तो। लेकिन यदि आप बट दीज रीजन डू नॉट सुफाइस द मैंडेटिंग ऑफ आधार, ठीक है, लेकिन ये रीज़न पर्याप्त नहीं है कि आप आधार कार्ड को अनिवार्य कर देते हो, एक्सेप्ट इन लिमिटिंग सर्कमस्टांस एज पर द पुट्टास्वामी जजमेंट। पुट्टास्वामी जजमेंट का कहना है कि आप हर एक काम के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी हमारे मौलिक अधिकार माना जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर से संबंधित, जहां पर पशुओं को लाया जाता है, जो घायल पशु रहते हैं और उनका इलाज किया जाता है। तो इसके 20 साल हो चुके हैं। द सेंटर हैज़ हैंडल्ड 7,397 एनिमल्स इन डिस्ट्रेस, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि डिस्ट्रेस में थे लगभग 7,397 के उसने हैंडल किया है, और 65% इनमें से ऐसे थे जिनको वापस जंगल में फिर से छोड़ दिया गया है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर CWRC कहाँ पर है ये, पनबारी नियर में है। कहाँ ये, काजीरंगा नेशनल पार्क। पनबारी एक जगह का नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क के ही है। एंड टाइगर रिजर्व हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ द प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर। 20 साल से ये इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है पशुओं का, उनको रेहबिलाइजेशन किया जाता है टू इंडिजीनियस वाइल्ड एनिमल्स डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। माना जा रहा है एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ में द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, दोनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को लाए थे। द सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 28 अगस्त 2002 को इस्टेब्लिश किया गया था इस सेंटर को। CRWC कंटिन्यूस चल रहा है, काम जारी रखा है, टू बी ओनली फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू हैव सक्सेसफुली। बताया जा रहा है कि इस प्रकार से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंडिया में, ये कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, एड्रेस कर रहा है वेलफेयर एंड कंजर्वेशन का 357 स्पीसीज़ का। इसमें एलिफेंट है, लेपर्ड है, राइनो, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, ब्लैक बियर, वाइल्ड बफेलो, हॉग डियर, मुंटजैक, वाइल्ड बोर एंड मंकीज़।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड, जिसको स्वाइन फ्लू आप बोलते हैं। ये एक अत्यधिक संक्रामक, मतलब कि एक से दूसरे में इसका संक्रमण होता है और काफ़ी घातक माना जाता है पशु रोगों में से। जो घरेलू, यदि आप घर में सुअर को पालते हो उनमें भी फैलेगा, और जो जंगल में घूमते रहते हैं वो उनको भी ये संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार का तीव्र रक्तस्रावी बुखार, जिसको हेमोरेजिक फीवर कहा जाता है, रेमोरेजिक फीवर कहा जाता है, इससे वो पीड़ित हो जाते हैं। इसमें बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, त्वचा में रक्तस्राव होना, उल्टी और दस्त शामिल होती है। इसको पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। ऐतिहासिक रूप से यदि आप देखोगे, अफ्रीका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबियन के कुछ हिस्सों में इसके प्रकोप की सूचना मिली थी। हालांकि हाल ही में 2007 से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सूअरों में ये बीमारी पाई गई है। वहीं यदि हम डेथ की रेट की बात कर लें तो 100% के करीब होती है। चूँकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एकमात्र तरीका है कि जानवरों को आप मार दीजिए। अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये केवल जानवरों से जानवर में फैलता है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को हमें सूचना देना पड़ता है। OIE की यदि हम बात करें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और OIE ये दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसमें 182 देश पार्टिसिपेट करते हैं। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है। ये नियमों से संबंधित एक स्टैंडर्ड दस्तावेज बनाता है, जिसका यूज़ से सदस्य देश बीमारी और रोगजनक जो कंडीशंस है उसको स्वयं को बचा सकते हैं, पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी बनाई गई है। इसके जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, इनको WTO द्वारा संदर्भित संगठन, रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता मिल गई। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश से न्यूज़ आई है कि 2000 से भी ज़्यादा पिग्स की डेथ हुई है स्वाइन फ्लू के चलते चलते। मोर देन 2000 पिग्स हैव डाइड ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन मध्य प्रदेश, रीवा सिटी की ये बात है। इन द स्पान ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते के भीतर में ही, प्रॉम्प्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, इसके चलते चलते प्रोहिबिटरी ऑर्डर गवर्नमेंट को जारी करना पड़ा। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, हम प्रोहिबिटरी ऑर्डर को इशू करे हैं इसमें सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के अंतर्गत, जिसमें बैन लगाया गया है ट्रांसपोर्टेशन का, परचेज का एंड सेल ऑफ पिग्स एंड देयर मीट। ठीक है, कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है। अंडर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉन्टेजियस एनिमल डिजीज एक्ट के अंतर्गत हमने ये कदम उठाया है। फ्रंट पेज से न्यूज़ आई है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस में चुनाव होने वाला, कांग्रेस की पार्टी के भीतर में, यहाँ से इसका जो प्रेसिडेंट है उसको चुना जा सकता है। अब इसके बाद क्रिकेट की एक न्यूज़ आई थी फ्रंट पेज से रिलेटेड। एशिया कप आपका चालू हो गया है। पहला मैच हुआ था श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो अफ़गानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। सेकंड मैच हुआ था, काफ़ी बढ़िया मैच ये रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत जो है इसमें जीत गया है। 148 रन्स का टारगेट दिया गया था किसकी तरफ से, पाकिस्तान। 149 इंडिया को बनाना था, तो 148 को चेस कर रहे थे। लास्ट में जो हार्दिक पांड्या है ना, इसने छक्का लगाया था लास्ट के ओवर में और अपने टीम को जीत दिलाई थी। इसके साथ साथ में विकेट भी लिया था हार्दिक पांड्या, 50 रन से ज़्यादा भी मारा था। एक और न्यूज़ आई है फ्रंट पेज में, जिसमें बताया जाता है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाले बजट सेशन में लाया जा सकता है।